नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री करेंगे अमृत भारत रेलवे स्टेशन अंदौरा का वर्चुअल उद्घाटन, सांसद अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए गए अंदौरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 17 जुलाई को दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंदौरा रेलवे स्टेशन का व्यापक आधुनिकीकरण किया गया है। बता दें कि स्टेशन भवन को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं विकसित की गई है। परिसर को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और यात्री अनुकूल बनाया गया ताकि लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ रेल यात्रा का अनुभव मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित विभिन्न रेलवे स्टेशनों का एक साथ वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसी श्रृंखला में हिमाचल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल अंदौरा रेलवे स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले, कांस्टेबल भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने 9 जुलाई को इन पदों का विज्ञापन जारी किया था। यह पहल युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम बनाने के लिए की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक या भौगोलिक परिस्थितियां किसी योग्य अभ्यर्थियों की प्रगति में बाधा न बने। मरीजों के लिए बड़ी राहत, 8 हॉस्पिटलों में लगेगी MRI मशीनें, 5 में शुरू होगी डिजिटल मेमोग्राफी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी हॉस्पिटलों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि प्रदेश के 8 सरकारी हॉस्पिटलों में 1.5 टेस्ला MRI मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही 5 हॉस्पिटलों में डिजिटल मेमोग्राफी सुविधा शुरू की जाएगी ताकि मरीजों को घर के नजदीक बेहतर जांच और उपचार उपलब्ध हो सके। हिमाचल प्रदेश में रूफटॉप सोलर लगाना होगा आसान, पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया और अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने नियमों में संशोधन का एक मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करना और नेट मीटरिंग के लिए अलग से एग्रीमेंट करने की अनिवार्यता को समाप्त करना है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार अब उपभोक्ता रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल, डाक या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकेंगे। इससे कामकाजी कार्यवाही में कमी आएगी और आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सुगम होने की उम्मीद है। यह कदम अधिक से अधिक लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऊना में प्री प्राइमरी शिक्षकों की तैनाती पर सरकार ने बैठाई जांच, सभी जिलों से रिकॉर्ड तलब। ऊना जिले के कुछ सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की ओर से काम का दबाव घटाने के लिए अपने स्तर पर प्री प्राइमरी टीचर रखने के मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लेकर जांच बैठा दी है। नर्सरी और केजी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए नियमों में विपरीत शिक्षक नियुक्त किए जाने पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा उपनिदेशक ऊना से रिपोर्ट मांगी है। वहीं निदेशालय ने प्रदेश के अन्य जिलों से भी बिना मंजूरी प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया है। हिमाचल में 4 नए ई डिपो जल्द शुरू होंगे, 297 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश में 4 नए ई डिपो जल्द शुरू किए जाएंगे। नादौन, हरोली, नाहन और ठियोग का संचालन ई डिपो के तौर पर होगा। प्रदेश में जल्द ही 297 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। नादौन, हरोली और ठियोग HRTC के 3 नए डिपो बनाए जाएंगे। नाहन डिपो पहले से ही संचालित है। इन चारों डिपो में सिर्फ ई बसों का ही संचालन होगा। गुरुवार को HRTC निदेशक मंडल की 163वीं बैठक में यह फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ई बसों के परीक्षण और संचालन की तैयारियों की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी होंगी। इन्हें प्रदेशवासियों की सेवा में समर्पित किया जाएगा। बैठक में निगम के संचालन और यात्री सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। HRTC उपाध्यक्ष अजय वर्मा, निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हिमाचल में सक्रिय होगा मानसून, कई भागों में 4 दिन भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से कमजोर चल रहा मानसून फिर सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने राज्य में 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
कई इलाकों में 4 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 18 से 23 जुलाई के दौरान मानसून के सक्रिय रहने के आसार हैं। हिमाचल के 16,998 स्कूलों में रोपे जाएंगे 11 लाख पौधे, वन विभाग के सहयोग से चलेगा अभियान। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। वन विभाग प्रदेश के 16,998 विद्यालयों को करीब 11 लाख पौधे उपलब्ध कराएगा। में जहां आवश्यकता होगी वहां पौधारोपण के लिए वन भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वन मित्रों की सेवाएं भी ली जाएंगी। अभियान की प्रगति और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को वन विभाग मुख्यालय शिमला से राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने पर नहीं लगेगी रोक, हमीरपुर मामले के बाद बिजली बोर्ड ने स्पष्ट की स्थिति। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटरों की स्थापना का अभियान पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जारी रहेगा। हमीरपुर में एक उपभोक्ता से जुड़े न्यायिक के मामले के बाद प्रदेश भर में स्मार्ट मीटरों की स्थापना पर रोक लगाने की चर्चाओं के बीच बिजली बोर्ड प्रबंधन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटरों की स्थापना पर किसी प्रकार की रोक नहीं है और यह अभियान बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। बोर्ड के अनुसार हमीरपुर के लंबलू निवासी जयमल सिंह की ओर से दायर मामले में सिविल न्यायाधीश हमीरपुर ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसे लेकर गलतफहमियां पैदा हो गई थी। यह आदेश केवल एक उपभोक्ता के व्यक्तिगत मामले तक सीमित था और इसका प्रदेश भर में चल रहे स्मार्ट मीटर परियोजना से कोई संबंध नहीं था। हिमाचल में जनगणना का पहला चरण पूरा, डिजिटल सेल्फ एन्यूमरेशन को मिला शानदार रिस्पॉन्स। हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण यानी कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार 16 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चले इस एक माह के अभियान में पूरे प्रदेश में डिजिटल तकनीक के माध्यम से व्यापक स्तर पर आंकड़े एकत्र किए गए। इस चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि सेल्फ एन्यूमरेशन सुविधा रही। बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई। इससे डेटा संग्रहण अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी तरीके से संभव हो सका। हिमाचल में 1,67,000 अवैध कब्जे हटाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भूमि पर दशकों पुराने अवैध कब्जों को हटाने से जुड़े हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा पूनम गुप्ता मामले में दिए फैसले के खिलाफ दायर अपील की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात जारी किए हैं। इस सहकारी बैंक की सभी डिजिटल सेवाएं 5 दिन के लिए बंद, यह होगी टाइमिंग। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक अपनी बैंकिंग व्यवस्था में बड़े तकनीकी बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। बैंक 17 जुलाई की शाम 5 बजे से 22 जुलाई की सुबह 10 बजे तक अपने संपूर्ण मुख्य बैंकिंग तंत्र को विश्व स्तरीय फिनाकल कोर बैंकिंग प्रणाली पर हस्तांतरित करेगा। इस दौरान बैंक की सभी शाखाओं के साथ साथ एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, तत्काल भुगतान सेवा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, वास्तविक समय सकल निपटान, रुपे डेबिट कार्ड और आधार आधारित भुगतान प्रणाली सहित सभी बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। जद में आए सरकारी जमीन पर बने ढांचों का भी मिलेगा मुआवजा। हिमाचल की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के चलते विस्थापन का दर्द झेल रहे परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया। दशकों से सरकारी भूमि पर अपने असियाने बनाकर रह रहे लोगों को अब बेघर होने पर खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। सरकार ने ऐसे परिवारों को राहत देते हुए उनके मकानों और अन्य निर्माण ढांचों का मुआवजा देने को हरी झंडी दे दी है। इस अहम फैसले के तहत लगभग 68 करोड़ रुपये केवल भवन मुआवजे के रूप में बांटे जाएंगे। यह कदम उन सैकड़ों परिवारों के लिए एक बड़ी संजीवनी है जिनका एयरपोर्ट विस्तार के कारण विस्थापित होना पूरी तरह तय हो चुका है। पौंग बांध विस्थापितों को आखिरी मौका, दवा नहीं किया तो खत्म हो सकता है अधिकार। 53 वर्षों से अपने पुश्तैनी हक का इंतजार कर रहे पौंग बांध विस्थापित परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। राहत एवं पुनर्वास कार्यालय राजा का तालाब ने 830 लंबित मुरब्बा आवंटन मामलों में पात्र विस्थापितों और उनके वैध वारिसों को अंतिम अवसर दिया। यदि तय समय सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो इन मामलों में मुरब्बा आवंटन की प्रक्रिया हमेशा के लिए बंद हो सकती है। DCR&R कार्यालय राजा का तालाब ने अंतिम सूची जारी कर पात्र विस्थापितों और उनके वैध वारिसों से आवेदन मांगे। यह सूची जिला उपायुक्त कांगड़ा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही दावे स्वीकार किए जाएंगे।
बता दें कि R&R राजा का तालाब डिप्टी कमिश्नर कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि 830 लंबित मुरब्बा आवंटन मामलों में पात्र विस्थापितों और उनके वैध वारिसों को अंतिम अवसर दिया गया। हमने अंतिम सूची सार्वजनिक कर दी। मैं सभी पात्र परिवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना दावा अवश्य प्रस्तुत करें। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 2 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल, 300 से अधिक अस्पताल में भर्ती, सीएम ने दिए जांच के आदेश। जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन गुरुवार को पुरी के ग्रैंड रोड यानी कि बड़ा डंडा पर भक्तों की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। मैं खबर के मुताबिक भीड़ के कारण बेहोश होने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जांच के आदेश दिए हैं। खबर के मुताबिक रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ और अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से 300 से ज्यादा लोगों का अभी भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भगदड़ में 2 बेहोश व्यक्ति को इलाज के लिए पूरी जिला अस्पताल ले जाया गया, में जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 28 लाख रुपए की अर्जित अवैध संपत्ति जब्त। नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 28 लाख रुपए की अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने यह कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद की है। मैं इनमें कोटखाई और बालूगंज थाने में दर्ज 2 बड़े मामले शामिल हैं। शिमला पुलिस ने नशा तस्करों की अवैध कमाई पर बड़ा प्रहार किया। पहला मामला सितंबर 2024 का है, जो थाना कोटखाई में NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों का फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया। जांच में पता चला कि नशा तस्करी से कमाए गए पैसों से 16 वाहन, 2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और 1 रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदी गई थी। इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपये आंकी गई। में आरोपियों की ज्ञात और जो वैध आय से यह संपत्ति मिल नहीं खाती थी, लिहाजा पुलिस ने पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया। अर्की की औसम शर्मा बनी मिस नॉर्दर्न इंडिया 2026, ऐसे हासिल किया विजेता का ताज। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की तहसील अर्की के पंचायत हनुमान बड़ो की निवासी औसम शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करते हुए मिस नॉर्दर्न इंडिया 2026 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता 8 जून को पंचकुला में अमित भटिया फीट ऑफ फायर एवं बैंक वेंचर्स ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में हुई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। पानी की बोतलों की गिनती में छूट गई नर्सरी और केजी के 50,000 नौनिहाल, दोबारा शुरू हुई खरीद प्रक्रिया। प्रारंभिक आंकड़ों में नर्सरी और केजी कक्षाओं के हजारों नौनिहाल विद्यार्थियों की शामिल ही नहीं किया गया था। इस कारण लाभार्थियों की संख्या करीब 50,000 कम दर्ज हो गई थी। अब स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिलों से संशोधित डाटा प्राप्त कर खरीद प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। HRTC का नई इलेक्ट्रिक बसों को राहत देने से इनकार, BOD की बैठक में 2 रूट पर नए सिरे से ट्रायल के निर्देश। हिमाचल प्रदेश से पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने वाली ई बसों को ट्रायल में राहत देने से इनकार कर दिया। बसों का ट्रायल अब 2 अन्य रूटों पर लिया जाएगा। अब बस जब ट्रायल में पूरी तरह पास होगी तभी इन्हें चलाने की अनुमति दी जाएगी। वीरवार को आयोजित HRTC की निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हिमाचल बेटे ने पीट कर ले ली पिता की जान, मां की भूमिका भी संदिग्ध, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर के भोरंज में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। उपमंडल के बड़े हर गांव में यह वारदात हुई है। मैं घर में हुई पारिवारिक कलह ने खूनी रूप ले लिया। शराब के नशे में हुए विवाद के बाद 62 वर्षीय टेम्पो चालक की बिजली बोर्ड में कार्यरत बेटे ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मामले में मृतक की पत्नी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। इसके बाद मां और बेटा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिपो धारक वर्कमैन है या नहीं, यह तय करना लेबर कमिश्नर का काम नहीं, हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत वर्कमैन यानी कि श्रमिक की श्रेणी में आता है या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास नहीं है। यह पूरी तरह से लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता जयसी राम उर्फ जय सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए डिप्टी लेबर कमिश्नर के पुराने आदेश को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता जैसी राम को मंडी जिले के जोगिंदर नगर के शेरपुर गांव में सार्वजनिक वेतन प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए अधिकृत किया गया था। याचिकाकर्ता का कोई औद्योगिक विवाद था जो सुलह अधिकारियों की कोशिशों के बाद भी नहीं सुलझ सका। इसके बाद जोगिंदर नगर के लेबर इंस्पेक्टर ने इस मामले की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश के डिप्टी लेबर कमिश्नर को भेज दी।
अघोषित बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा, विद्युत बोर्ड के खिलाफ की नारेबाजी। इस शहर में लगातार लग रहे अघोषित बिजली कटों और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों का धैर्य आखिरकार गुरुवार को जवाब दे गया। बिजली कटों से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने मिनी सचिवालय परिसर में पहुंचकर विद्युत बोर्ड के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन के उपरांत लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम ऊना अभिषेक मित्तल को एक ज्ञापन भी सौंपा। बीए द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। बीते अप्रैल व मई माह में आयोजित हुई इस परीक्षा में कुल 13,930 विद्यार्थी बैठे थे, जिनमें से 10,196 विद्यार्थी पास हुए और 726 विद्यार्थी फेल हुए। इसके अलावा इस परीक्षा में 2768 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है और 240 विद्यार्थियों के परिणाम किन्हीं कारणों के चलते अनसेटल्ड हैं। मनाली में पुलिस का बड़ा एक्शन, ट्रक से अवैध शराब की 100 पेटियां बरामद, चालक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में मनाली थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रूटीन गश्त और नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और वाहन को भी सीज कर दिया है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। वह पकड़े गए आरोपी की पहचान 46 वर्षीय चेतराम पुत्र विक्रमजीत के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से कुल्लू जिले की बंजार तहसील के तहत आते घट गाड़ का रहने वाले मैं कुल्लू के एसपी मदन लाल ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शादी जन्म पर अब नहीं चलेगी किन्नरों की मनमानी, पंचायत ने तय की 2100 रुपये बधाई राशि, ज्यादा मांगे तो होगी पुलिस कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चलामा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर शादी, बच्चे के जन्म और अन्य शुभ अवसरों पर किन्नर समाज को दी जाने वाली बधाई राशि की अधिकतम सीमा 2100 रुपये तय कर दिए। पंचायत ने यह कदम ग्रामीणों की उससे शिकायत के बाद उठाया, जिसमें मनमानी बधाई राशि के दबाव के कारण गरीब परिवारों को हो रही आर्थिक परेशानी का मुद्दा उठाया गया था। कुल्लू जिला परिषद पर 23 साल बाद बीजेपी का कब्जा, ठाकुर दास अध्यक्ष और नीना जोशी बनी उपाध्यक्ष। कुल्लू जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की है। भाजपा ने 23 साल के लंबे इंतजार के बाद जिला परिषद कुल्लू पर अपना कब्जा जमा लिया। चुनाव में भाजपा समर्थित ठाकुर दास को नया अध्यक्ष और नीना जोशी को उपाध्यक्ष चुना गया। यह चुनाव प्रक्रिया डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कुल 14 सदस्यों वाली इस जिला परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में भाजपा के ठाकुर दास को 10 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रवीण ठाकुर को मात्र 4 वोटों से संतोष करना पड़ा। इस तरह उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा की नीना जोशी ने 10 वोट हासिल कर कांग्रेस समर्थित सुनील को शिकस्त दी। हिंदी में होगा सरकारी कामकाज, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में आरबीआई को सौंपी जिम्मेदारी। इस सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के अधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को एसजेबीएन लिमिटेड परिसर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति शिमला कार्यालय 2 की छमाही बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसजेबीएनएल के निदेशक अजय कुमार शर्मा ने की। इसमें शिमला स्थित केंद्रीय सहकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की गई तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर मंथन हुआ। अजय कुमार शर्मा ने कहा कि सभी सदस्य कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि कार्यालयी कामकाज का अधिकतम हिस्सा हिंदी में करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखें। बैठक के दौरान उन्होंने वर्ष 2015 से एसजेबीएन के पास रही नाराकाश से शिमला की अध्यक्षता का कार्यभार भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी है। हिंदी में होगा सरकारी कामकाज, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में आरबीआई को सौंपी जिम्मेदारी। इस सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के अधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुवार को एसजेबीएन लिमिटेड परिसर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति शिमला कार्यालय 2 की छमाही बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता
SJVNL के निदेशक अजय कुमार शर्मा ने की। इसमें शिमला स्थित केंद्रीय सहकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की गई तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर मंथन हुआ। अजय कुमार शर्मा ने कहा कि सभी सदस्य कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि कार्यालयी कामकाज का अधिकतम हिस्सा हिंदी में करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखें। बैठक के दौरान उन्होंने वर्ष 2015 से SJVN के पास रही नाराकाश से शिमला की अध्यक्षता का कार्यभार भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी है। शिमला यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय समाचार चैनलों के साथ साइन किए MOU। शिमला यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ने विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभव और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय समाचार चैनलों न्यूज इंडिया 24/7 और नेशनल 27 के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य मीडिया शिक्षा और पेशेवर समाचार उद्योग के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। MOU के तहत विद्यार्थियों को टेलीविजन न्यूज रूम की कार्यप्रणाली, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, समाचार निर्माण, संपादन, कैमरा संचालन, डिजिटल पत्रकारिता और कंटेंट निर्माण की बारीकियां समझने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इन साझेदारियों से कक्षा में दी जाने वाली सैद्धांतिक शिक्षा और मीडिया उद्योग की व्यवहारिक कार्यप्रणाली के बीच की दूरी कम होगी। विद्यार्थियों को विशेषज्ञ सत्रों, कार्यालयों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अनुभवी पत्रकारों, संपादकों, एंकरों, निर्माताओं और अन्य मीडिया पेशेवरों से संवाद करने का अवसर भी प्राप्त होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।